तो देखो मैं चैप्टर का टाइटल यही लिख रही हूँ, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। एररलेस में ये चैप्टर वेक्टर्स नाम से है, तो आप वेक्टर्स नाम से ढूंढना इसको, और आपके सीईटी के बुक में मैथमेटिकल मेथड नाम से। तो देखो स्केलर्स एंड वेक्टर्स में सबसे पहले स्केलर्स यानी क्या और वेक्टर्स यानी क्या, व्हाट डू मीन बाय स्केलर्स एंड व्हाट डू मीन बाय वेक्टर्स। मयंक भटगरे आहे का क्लासमध्ये? तो ऐसी क्वांटिटी जिनको एक्सप्रेस करने के लिए, ऐसी क्वांटिटी जिनको एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड काफी होता है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, उनको बोलते हैं स्केलर्स। तो ऐसे कौन से क्वांटिटी है, तो मैं डेफिनेशन वगैरह अभी नहीं लिखूंगी। हाँ, जो नई वाली नए पार्ट के हमने दो अलग कंसेप्ट है सिर्फ वही लिखेंगे, क्योंकि आपके पास अभी थ्योरी पढ़ने के लिए एंट्रेंस की बुक है, एररलेस भी है, और क्या बोलते हैं अपनी सीईटी की बुक भी है आपके पास। तो इसीलिए इसमें टाइम नाही गवाएंगे आपण, सिर्फ फटाफट रिवाइज करूंगी। हाँ, जे काही मला फॉर्म्युले तेवढेच लिहून देईन मी। तो व्हाट डू मीन बाय स्केलर्स, ऐसी क्वांटिटी जिनको एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड काफी है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, उनको बोलते हैं स्केलर्स। तो एग्जाम्पल कौन से स्केलर, जैसे कि मैंने बोला था डिस्टेंस, ये एक स्केलर है। फिर उसके बाद मैंने बोला था मास, फिर टाइम, फिर टेम्परेचर, ये स्केलर है, और वर्क स्केलर है, पावर ये भी स्केलर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन लोगों को एक्सप्रेस करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड काफी होता है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, तो ऐसे क्वांटिटी को स्केलर बोलते हैं। तो वेक्टर्स कौन से, वेक्टर्स व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर्स, ऐसी क्वांटिटी जिनको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है, ऐसी क्वांटिटी जिनको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है, उनको वेक्टर्स कहते हैं। मतलब बिना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उनको बोलते हैं वेक्टर्स। तो एग्जाम्पल कौन से वेक्टर्स के, वेक्टर्स के एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट, हाँ, फिर उसके बाद वेलोसिटी, फिर उसके बाद एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सीलरेशन, उसके बाद फोर्स, मोमेंटम, प्रेशर, मोमेंटम प्रेशर, और बोलो आपको याद है कौन से और, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सीलरेशन फोर्स मोमेंटम प्रेशर। प्रेशर नहीं रे, प्रेशर नहीं, प्रेशर भी उस स्केलर में आता है। मैम हाँ, इम्पल्स, इम्पल्स, राइट, इम्पल्स, टॉर्क, एंगुलर मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिक वेरी गुड। इंडक्शन, हाँ, तो एंगुलर सुनो सुनो सुनो, एंगुलर अभी ये जो सर्कुलर मोशन चैप्टर में सीखे ना आप, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, फिर एंगुलर मोमेंटम, ये सारे वेक्टर। हाँ, तो ऐसे बहुत है, मैग्नेटिक इंडक्शन, बरोबर है, मैग्नेटिक इंडक्शन इज ऑल अ वेक्टर, एक्सेट्रा सरफेस टेंशन, एक्सेट्रा कर देती हूँ ना अभी, बहुत सारे ऐसे तो बहुत है, क्योंकि स्केलर भी है तो वैसे वेक्टर तो बहुत सारे क्वांटिटीज है, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसे क्वांटिटी जिनको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, उनको बोलते हैं वेक्टर। ठीक है, अभी हम उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे आगे का, कि इक्वल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर वगैरह वगैरह वगैरह, ये भी अपना हो गया था। इक्वल वेक्टर यानी क्या, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वल वेक्टर, ऐसे दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और जिनकी डायरेक्शन भी सेम है, वेक्टर विच आर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। जैसे कि ये ए बार वेक्टर है और एक बी बार वेक्टर है, तो मॉड ऑफ ए बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी बार है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, and as well as both are having the same direction, so these two vectors are called as a equal vectors of each other. Okay, फिर इसके बाद अपोजिट वेक्टर हमने पढ़ा था, अपोजिट वेक्टर। तो अपोजिट वेक्टर नहीं, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट है। तो जैसे कि ये वेक्टर है सी बार, ये वेक्टर सी बार है और ये वेक्टर डी बार है, बोथ आर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन कैसी है, एक दूसरे के अपोजिट। एक वेक्टर सी बार है और एक वेक्टर डी बार है, बोथ आर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बट एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन। तो ऐसे दो वेक्टर्स को एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर्स कहते हैं। तो अपोजिट वेक्टर होने के लिए जरूरी क्या है कि दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन में वो एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। यानी मैं रादर देन मैं कह सकती हूँ कि वो एंटी पैरेलल होनी चाहिए। मतलब एंटी पैरेलल मतलब डायरेक्शन में 180 डिग्री, दोनों के बीच में एंगल 180 होना चाहिए, तो वो एंटी पैरेलल हो गए, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। जितना मैग्नीट्यूड सी बार का है
उतना ही मैग्नीट्यूड डी बार का रहना चाहिए, उतना ही मैग्नीट्यूड डी बार का रहना चाहिए, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन होना चाहिए। तो ऐसे दो वेक्टर्स को एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर या तो निगेटिव वेक्टर भी कहते हैं, निगेटिव वेक्टर भी कहते हैं, अपोजिट वेक्टर कहते हैं या निगेटिव वेक्टर कहते हैं। ठीक है, ओके। तो इक्वल वेक्टर में क्या कंडीशन है? इक्वल वेक्टर में उन लोगों की मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम। तो मैं ऐसा बोलूंगी सेम मैग्नीट्यूड, शॉर्ट में लिखवा के देती हूँ, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। और इसमें क्या क्राइटेरिया अपोजिट में? सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो इनको अपोजिट वेक्टर कहते हैं। और पैरेलल वेक्टर्स किसे कहते हैं? पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स को व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल वेक्टर? Direction same, but magnitude not. हाँ, तो पैरेलल वेक्टर में कैसा, जैसे कि वेक्टर एक ये है ए बार, इसको कुछ एल बार ले लेते, एल बार, और ये एक वेक्टर है एम बार। दिस इज वन वेक्टर एल बार एंड दिस इज अनदर वेक्टर एम बार। तो जैसे कि मॉड ऑफ एल बार जो है वो 10 मीटर है एंड मॉड ऑफ एम बार जो है वो सपोज 6 मीटर है। तो इन लोगों के मैग्नीट्यूड में फर्क है, लेकिन इन लोगों की डायरेक्शन सेम है ना? तो पैरेलल वेक्टर उन्हें कहते हैं जिन लोग की क्या सेम है? डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन बट नॉट सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, डायरेक्शन सेम है मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो उनको एक दूसरे के पैरेलल वेक्टर कहते हैं। तो फिर मेरा सवाल ये था कि क्या इक्वल वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल वेक्टर नहीं होते? होते हैं ना इक्वल Okay, वेक्टर? ma'am. हाँ, इक्वल Yes, वेक्टर, ma'am. हाँ। तो every two equal vectors, listen carefully, every two equal vectors are also parallel vectors of each other, but every two parallel vectors is not necessary, it not necessarily they are equal। Equal vector. कोई भी दो इक्वल वेक्टर कंपलसरी एक दूसरे के पैरेलल वेक्टर होते हैं, लेकिन कोई भी दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल है तो वो कंपलसरी एक दूसरे को इक्वल हो ये जरूरी नहीं है। उसके बाद अपोजिट वेक्टर और निगेटिव्ह वेक्टर का क्या कन्सेप्ट? वेक्टर अपोजिट वेक्टरलाच निगेटिव्ह वेक्टर म्हणतात, लक्षात ठेवा। अपोजिट वेक्टरलाच निगेटिव्ह वेक्टर म्हणतात। तर काय म्हणतात, व्हाट डू यू मीन बाय अपोजिट वेक्टर किंवा निगेटिव्ह वेक्टर? ऐसे दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन में वो एक दूसरे के एग्जैक्टली विरुद्ध दिशा में, अपोजिट दिशा में, ऐसे दो वेक्टर्स को एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर या निगेटिव वेक्टर कहते हैं। तो फिर अभी बढ़ने वाले एंटी पैरेलल वेक्टर यानी क्या? एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल वेक्टर यानी ऐसे वेक्टर जिनके डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है लेकिन जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड एक दूसरे के अपोजिट हो। बोले तो ये देखो, ये वेक्टर को नाम देते एक्स बार और ये दूसरा वेक्टर है वाई बार। तो इसकी डायरेक्शन इधर है और वाई बार की डायरेक्शन ऐसी है। तो ये एक दूसरे को देखो एंटी पैरेलल है, लेकिन इन लोगों का डायरेक्शन अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। तो समझ में आया क्या? अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, अगर इन लोगों का मैग्नीट्यूड सेम होता और डायरेक्शन अपोजिट होते तो आप इनको सिर्फ एंटी पैरेलल बोलते क्या? एंटी पैरेलल Opposite vector भी बोलते हैं. हाँ, तो उनको अपोजिट अपोजिट वेक्टर बोलते हैं, लेकिन वो एंटी पैरेलल भी होते हैं ना एक दूसरे के, है कि नहीं? Yes, ma'am. हाँ, तो ये लेकिन एंटी पैरेलल हर देखो तो कोई भी दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर है तो वो कंपलसरी एक दूसरे को एंटी पैरेलल होते ही है। लेकिन अगर कोई भी दो वेक्टर एक दूसरे को सिर्फ एंटी पैरेलल है तो ये कंपलसरी नहीं है कि वो एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर हो। जैसे कि यहाँ पर एक्स बार और एक वाई बार वेक्टर है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा तो ये उधर की तरफ मूव कर रहा। तो इन लोगों का मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स बार जो है वो सपोज 10 मीटर है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वाई बार जो है वो सपोज 16 मीटर है। तो दोनों के मैग्नीट्यूड में फर्क है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो गए। ठीक है, आ रहा क्या समझ में? ये एंटी पैरेलल हो गए। तो टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार आर सेड टू बी एंटी पैरेलल व्हेन बोथ हैव अपोजिट डायरेक्शन। इट इज नॉट नेसेसरी कि इन लोगों के मैग्नीट्यूड सेम हो, लेकिन अगर सेम होंगे तो भी वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, लेकिन एज वेल एज उन लोगों को आप एक दूसरे का निगेटिव्ह वेक्टर भी बोल सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पर ये जरुरी नाही की मॅग्निट्यूड, आता मी हे मुद्दाम लिहिले असे, बट जरूरी नहीं है कि वे जे मी एवढे दाखवले मॅग्निट्यूड उतने ही हो, तो इसीलिए आप ये वैल्यू पे मत जाओ। यहाँ पे मैं ऐसा बोलूंगी जैसे कि एंटी पैरेलल में अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन, सिर्फ यही बेसिक क्राइटेरिया।
और पैरेलल वेक्टर का इन सेम डायरेक्शन, ये बेसिक क्राइटेरिया, इन सेम डायरेक्शन। ओके, उसके बाद एंटी पैरेलल हो गया, पैरेलल हो गया, इक्वल हो गया, अपोजिट हो गया। उसके बाद आता अगला कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स, व्हाट डू यू मीन बाय कोलिनियर वेक्टर्स? एक ही लाइन में रहने वाले वेक्टर्स विच आर एक्ट अलोंग द सेम लाइन आर कॉल्ड एज अ कोलिनियर वेक्टर्स। जैसे कि एक वेक्टर यहाँ पर है, एक वेक्टर ऐसा ए बार और एक दूसरा वेक्टर है बी बार। ये देखो, ये बी बार ऐसा है और ये ए बार ऐसा है, और इन दोनों को जोड़े, इनके टेल जोड़े तो एक 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ऐसे वेक्टर्स को एक दूसरे के कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हमने नहीं लिखी थी स्टेट बोर्ड में, तो अभी लिखा के देती हूँ। कोलिनियर वेक्टर्स आर दोज विच एक्ट्स अलोंग द सेम लाइन so that angle between them is 180 degree. Collinear vectors are those which acts along the same line so that angle between them is 180 degree. ये देखो, यहाँ पर मैंने एंगल बताया है, रेड कलर से एंगल बताती हूँ आपको। ये देखो, ये वेक्टर ए बार है और बी बार है, एक का मुंह उधर, दूसरे का इधर, दोनों के बीच में एंगल 180। तो ये वेक्टर ए बार और बी बार जो है वो एक दूसरे के कोलिनियर है। तो फिर बच्चे क्या पूछते हैं, मैडम ये तो एक दूसरे के एंटी पैरेलल भी नजर आ रहे हैं, बरोबर है कि नहीं रे? क्या ए बार और बी बार एक दूसरे के एंटी पैरेलल वेक्टर नहीं है कि नहीं? बोलो। है मैम। हाँ, है एंटी पैरेलल है और एज वेल एज कोलिनियर भी है। तो फिर जरा ऊपर के डायग्राम में जाओ। मॅग्निट्यूड सेम हो तो ऑपोजिट भी आहे ना नाही, मॅम? मॅग्निट्यूड सेम आहे असं काहीच नाही म्हटलंय मी हर्षिता, मॅग्निट्यूड काही पण असू शकतो। नहीं रहे तो हाँ, मैग्नीट्यूड सेम रहे तो अपोजिट वेक्टर भी कहलाएंगे। हाँ, ये बोल रही हूँ। ओके, तो एंटी पैरेलल वेक्टर की जरा ऊपर में एंटी पैरेलल वेक्टर की डायग्राम देखो। हा, तर मुलं काय म्हणतात मॅडम की हा जो एक्स बार नावाचा वेक्टर वरती काढलाय तुम्ही, आपने जो एक्स बार नाम का वेक्टर निकाल के रखा है, बोलते ये ऊपर, और एक वाई बार नाम का नीचे निकाल के रखा है, तो ये दोनों आप एक दूसरे के एंटी पैरेलल बोल रहे हो। तो क्या ये दो एंटी पैरेलल वेक्टर एक दूसरे के कोलिनियर है क्या? ऐसा पूछ रहे कि भाई एंटी पैरेलल वेक्टर एक दूसरे के कोलिनियर होना जरूरी है कि नहीं? ये एंटी पैरेलल भले ही है, एक्स बार और वाई बार, दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, बट दे आर नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। उन लोग की लाइन ऑफ एक्शन जो है वो अलग अलग है, इसलिए वो एक दूसरे के सिर्फ एंटी पैरेलल है, कोलिनियर नहीं है। तो कोलिनियर किसको कहते हैं? जो एक ही पॉइंट पे, जिनका लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट से निकलता है और जो मिलके एक स्ट्रेट लाइन बनती है और उनके बीच में एंगल 180 रहना है कंपल्सरी। आता मग मुलं म्हणतील की मॅडम सपोज आता एक वेक्टर असं आहे, काहीतरी नाव देऊया आपण त्याला, क्यू बार, एंड दूसरा एक वेक्टर है पी बार, वो भी उसी के पॉइंट के अलोंग एक्ट कर रहा है, जिस लाइन के अलोंग ये एक्ट कर रहा पी बार, उसी लाइन के अलोंग क्यू बार भी एक्ट कर रहा। लेकिन क्या इन दोनों के बीच में एंगल 180 है क्या? बोलो, पी बार और क्यू बार के बीच में 180 एंगल नजर आ रहा है? नहीं। नो मैम 0 डिग्री है। इवन लिसन, इवन दो उनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम है, लेकिन उनके बीच में एंगल जो है 180 नहीं है, तो इसीलिए वो एक दूसरे के कोलिनियर नहीं है। तो कोलिनियर होने का क्राइटेरिया क्या है? कि उनकी लाइन ऑफ एक्शन भी सेम रहनी चाहिए। कोलिनियर होने का क्राइटेरिया ये है कि उनकी लाइन ऑफ एक्शन भी सेम रहनी चाहिए और उनके बीच में 180 डिग्री का एंगल रहना चाहिए। ठीक है, अब आता है अगला कंसेप्ट, समझा ना? कोलिनियर वेक्टर्स आर दोज व्हिच एक्ट्स अलोंग द सेम लाइन एंड सो दैट देयर एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। अब आता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर तो आपने पढ़ा था। जीरो वेक्टर को आप नल वेक्टर भी कहते हो। जीरो वेक्टर को आप नल वेक्टर भी कहते हो। तो नल वेक्टर मतलब क्या? अ वेक्टर हैविंग अ जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिटरी डायरेक्शन। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है और उसकी डायरेक्शन आर्बिटरी यानी इमेजिनरी होती है। A vector having a zero magnitude and arbitrary direction यानी imaginary direction is called as a null vector। तो null vector ये imaginary होता है, arbitrary होता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली उसको मैग्नीट्यूड ही नहीं होता ना, तो हम उसको दिखाए तो कैसे दिखाए, और इसीलिए null vector को arbitrary vector कहा जाता है। तो मैं शॉर्ट में उसका कंसेप्ट लिखती हूँ, a vector having zero magnitude and arbitrary डायरेक्शन। मॅम मला एक नाही कळलं, कोलिनियर वेक्टर हा अँटी पॅरलल वेक्टर कसा काय? कारण की त्याच्यामध्ये अँगल 180 असतो ना,
त्याच्यामध्ये अँगल 180 आहे ना, म्हणून ते अँटी पॅरलल आहे. कुठले पण दोन वेक्टर एकमेकांना अँटी पॅरलल असले तर त्यांच्यामध्ये अँगल 180 असतोच. मग कोलिनियर वेक्टर हे अँटी पॅरलल पण आहेत आणि कोलिनियर आहेत. का बरं? कारण ते अलॉंग द सेम लाईन आहेत. पण ते ऍज वेल एज एकमेकांना अँटी पॅरलल येऊ शकतात कारण त्यांच्यामध्ये 180 अँगल आहे. कोणी विचारला प्रश्न आम्हाला? नाव सांगा. नकुल मॅम. ओके नकुल. हा काय? मॅम आपण पॅरलल जेव्हा म्हणतो एका म्हणजे वर खाली जर लाईन असल्या तर त्याला आपण पॅरलल म्हणतो. ह्या एकाच लाईन मध्ये आहे आणि याला आपण अँटी पॅरलल कसं म्हणत आहे नाही कळलं. वर खाली असलं तर असं काही नाही बेटा. अँटी पॅरलल म्हणजे काय की एनी हाऊ दोन वेक्टर मध्ये अँगल 180 असायला पाहिजे, 180 असायला पाहिजे, तेव्हा त्याला अँटी पॅरलल म्हणतात. ते वर खाली असायला पाहिजे असं काही नाहीये. कळलं का? ठीक आहे. हो म्हणजे हो आता कळलं. बघ हे कोलिनियर वेक्टर्स आहेत ना, हे एकमेकांना कोलिनियर पण आहेत आणि अँटी पॅरलल पण आहेत. पण वरचे जे वेक्टर्स आहेत अँटी पॅरलल ते फक्त एकमेकांना अँटी पॅरलल आहेत, ते कोलिनियर नाहीयेत. कळलं का आता? अँटी पॅरलल वेक्टर हे फक्त अँटी पॅरललच आहेत, कोलिनियर नाही आहेत. पण कोलिनियर वेक्टर हे अँटी पॅरलल पण असतील कारण का त्याच्यामध्ये 180 अँगल बनतोय. कळलं का? 180 बनतो म्हणजे इनडायरेक्टली येस मॅम, ते थँक्यू. मला सांग 180 म्हणजे इनडायरेक्टली ते एकमेकांना अपोजिट डायरेक्शनला नाहीये का? जरा बघ बरं, ए बार आणि बी बार एकमेकांना अपोजिट डायरेक्शनला आहे का नाहीये? आहे ना? एकमेकांच्या अपोजिट. आहे मॅम. हो. हा, मग ते एकमेकांचे अँटी पॅरलल आहेतच. पण त्यांचा लाईन ऑफ ऍक्शन जो होता तो एकच कॉमन लाईन होता, की कॉमन लाईन एका पॉइंट मधून निघाले होते बघा, म्हणून त्याच्यामध्ये अँगल 180 बनत होता. आणि एक इकडे तर दुसरं तिकडे, म्हणून ते कोलिनियर पण झाले. कळलं आता? कळलं का? तर कोलिनियर वेक्टर हे येस मॅम, थँक्यू. ओके, तर कोलिनियर वेक्टरला तुम्ही एकमेकांचे अँटी पॅरलल म्हणू शकता, पण प्रत्येक अँटी पॅरललला कोलिनियर नाही म्हणू शकत. ओके, तो हे झाला जीरो वेक्टर भी हो गया. अ वेक्टर हैविंग अ जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्ररी डायरेक्शन, इमेजिनरी डायरेक्शन इसको बोलते हैं जीरो वेक्टर. उसके बाद अगला कंसेप्ट जीरो वेक्टर का एग्जांपल मैंने बताया था आपको. इफ द पार्टिकल इज एट रेस्ट देन द वेलोसिटी फॉर सच अ पार्टिकल इज अ जीरो वेक्टर, है ना? इफ द एग्जांपल बोला था मैंने, इफ द पार्टिकल is at rest then velocity for such a particle is a null vector. If the particle is at rest then velocity for such a particle is a null vector. अगर एखादा पार्टिकल रेस्ट पे होगा तो उसकी वेलोसिटी नल वेक्टर होती है. दूसरा एग्जांपल मैंने बोला था, इफ द बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, if the body is moving with uniform velocity then acceleration for such a body is a null vector. बरोबर है? क्योंकि अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में बॉडी होती तो उसको एक्सेलरेशन जीरो होता है, तो जीरो एक्सेलरेशन म्हणजे नल एक्सेलरेशन. If the body is moving with uniform velocity then acceleration for such a body is a null vector. ठीक है, तो ये एग्जांपल नल वेक्टर के. उसके बाद हम अगले कंसेप्ट पे आएंगे, यूनिट वेक्टर. नेक्स्ट कंसेप्ट इज अ यूनिट वेक्टर. What do you mean by unit vector? A vector having a unit magnitude. A vector having a unit magnitude मतलब वन मैग्नीट्यूड. वेक्टर है, हाँ, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है. अ वेक्टर हैविंग अ यूनिट मैग्नीट्यूड इन अ गिवन डायरेक्शन. ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, वन ओनली वन, एक, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर. तो यूनिट वेक्टर को यू कैप से डिनोट करते हैं, यू कैप. तो अपन कैसे निकालते यूनिट वेक्टर? तो उसी वेक्टर को उसी वेक्टर के मॅग्निट्यूड के साथ डिवाइड किया, एखाद्या वेक्टरला त्याच्याच मॅग्निट्यूडने डिवाइड केलं तर आपल्याला यूनिट वेक्टर मिळतो. जैसे कि वेक्टर एक ए बार है और मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यू कैप इज इक्वल टू ए बार अपॉन ए. उसी वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करने के बाद हमें यूनिट वेक्टर मिलता है. जैसे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है एस बार, उसका मैग्नीट्यूड है 13 मीटर,
तो आप डिस्प्लेसमेंट एस बार को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको उस डिस्प्लेसमेंट का यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो कोई कोई रेफरेंस बुक में यू कैप से दिया है और कोई कोई रेफरेंस बुक में यूनिट वेक्टर को एन कैप से दिया, एन कैप। तो आपकी इच्छा, आप कैसा भी एक्सप्रेस कर सकते हो, एन कैप से भी बताते हैं, यू कैप से भी बताते हैं। तो हम लोग यू से बताते हैं, इज कन्वीनियंट फॉर एक्सप्लेनिंग यू फॉर यूनिट वेक्टर। ओके, उसके बाद आता है, तो यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, व्हाट इज द रोल प्लेड बाय द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का काम होता है उस पर्टिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन बताना। जिस किसी वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर निकाल रहे हो, उस वेक्टर की डायरेक्शन बताना। तो यूनिट वेक्टर मैं ऐसा लिखूंगी यहाँ पर कि यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है। तो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट्स, ये मैंने आपको स्टेट बोर्ड के बैच में भी बताया था, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर। एक दिए हुए वेक्टर की डायरेक्शन बताने का काम यूनिट वेक्टर करता है। जो कोई वेक्टर जिस दिशा में एक्ट कर रहा होगा उसकी डायरेक्शन बताने का काम यूनिट वेक्टर करता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। अभी आपको मालूम है क्या ऑर्थोगोनल यूनिट, ऑर्थोगोनल मीन्स विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। Orthogonal vectors are those which are mutually perpendicular to each other, so that they are forming a coordinate axis like x y z. And unit vector यानी कौन से, तो जैसे मैं यहाँ पे पहले डायग्राम बना देती हूँ, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कोणाला म्हणायचं। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर देखो, ये एक x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। तो x एक्सिस के अलोंग वेक्टर रहेगा i कैप। I cap is a unit vector along x-axis. Unit vector along x-axis. J cap is a unit vector along y-axis, and k cap is a unit vector along z-axis. ये x-axis है, ये y-axis है और ये z-axis है. This is called coordinate axis. x, y, z coordinate axis. ये उसका origin है. तो I cap, J cap and K cap. These are the orthogonal unit vectors which acts mutually perpendicular to each other, and their magnitude is supposed to be 1, and they forms a right-handed triad. What do you mean by right-handed triad? Right-handed triad मतलब अगर आप अपनी राइट हैंड की उंगलियां, चारों उंगलियां, थंब छोड़ के चारों उंगलियां x to y घुमाएंगे, x to y घुमाएंगे राइट हैंड की चारों उंगलियां, तो आपका थंब जो है वो z एक्सिस बताएगा, ऐसा। तो इसको बनेगा राइट हैंडेड ट्रायड बोलते इसको। तो आपकी राइट हैंडेड स्क्रू रूल, राइट हैंडेड स्क्रू रूल, राइट हैंडेड या राइट हैंड स्क्रू रूल अगर आप लगाओगे तो वो फॉलो करेगा कौन, ये राइट हैंडेड ट्रायड। राइट हैंडेड ट्रायड इज दैट विच फॉलोज द राइट हैंडेड स्क्रू रूल। ठीक है, पण यहाँ पे उसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही बता रही हूँ। म्हणजे तुम्ही जर तुमच्या राईट हँडला एक्स कडून वाय एक्सिस कडे फिरवाल, राइट हैंडला म्हणजे पूर्ण हैंड उंगलियों को, चार उंगलियों को अगर एक्स टू वाई घुमाएंगे तो थंब आपका बराबर जेड एक्सिस बताएगा। ये रूल फॉलो करता है राइट हैंडेड ट्रायड। तो ऐसे यूनिट वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 1 है और जो एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एंड दे आर फॉर्मिंग अ राइट हैंडेड ट्रायड, उनको ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। ये है उसकी कंसेप्ट। What do you mean by orthogonal unit vectors? The vectors I cap, J cap and K cap. The vectors I cap, J cap, K cap are called as orthogonal unit vectors. The vectors I cap, J cap, K cap are called as orthogonal unit vectors which are mutually mutually which are mutually perpendicular to each other, which are mutually perpendicular to each other and which forms right-handed triad, which forms right-handed triad.
right-handed triad so that we can follow the right hand screw rule. तो इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल. तो एक मेन महत्वाचा इम्पॉर्टंट मिनिंग आहे ऑर्थोगोनल मीन्स म्युच्युअली परपेंडिक्युलर, लक्षात ठेवायचं. आणि युनिट वेक्टर म्हणजे जो जिनके मैग्नीट्यूड 1 है. तो आई कैप, जे कैप, के कैप इन लोगों के मैग्नीट्यूड 1 है. तो पता है आई कैप कैसे मिलता है? आई कैप इज एक्स बार अपॉन एक्स. तो जे कैप कैसे मिलता है? इज वाई बार अपॉन वाई. के कैप कैसे मिलता है? जेड बार अपॉन जेड, लाइक दैट. इस प्रकार हमें आई कैप, जे कैप, के कैप मिलता है. ठीक है. अगर अलॉन्ग एक्स एक्सिस अगर आपका ए बार होगा तो ए बार अपॉन ए म्हणजे एक्स एक्सिसचा जाणारा वेक्टर एक्स बार डिवाइड बाय त्याचा मैग्नीट्यूड, यू विल गेट आई कैप. वाई एक्सिस पे जाने वाला वेक्टर वाई बार अपॉन उसका मैग्नीट्यूड तो जे कैप, और जेड बार अपॉन जेड तो के कैप. इस प्रकार ये यूनिट वेक्टर हमें मिलते हैं. अगला कंसेप्ट आता है पोलर वेक्टर्स. ये हम लोग ने नहीं सीखा था. पोलर वेक्टर नया है हमारे लिए. पोलर वेक्टर ऐसे वेक्टर जिन लोग का स्टार्टिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है. ऐसे वेक्टर जिनको एक्ट करते वक्त, किसी के ऊपर एक्ट करते वक्त उनको खुद का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है या उनको खुद का एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, उसको बोलते हैं पोलर वेक्टर. जैसे कि यहाँ पे एक बॉल है. सुनो, ये एक बॉल है यहाँ पर और इसको मैंने जर्क दिया, पैरों से किक मारा, तो मैंने क्या अप्लाई किया? फोर्स. तो जहां पर एग्जैक्टली उसको किक लगी वहां से लेके आगे तक ये बॉल जा रहा है. राइट. दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. हा जो पॉइंट है दॅट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. समजा आणि इथून तो बॉल सरकला तर हे त्याचं झालं डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. तो ऐसा ये डिस्प्लेसमेंट का पॉइंट हो गया. तो ऐसा वेक्टर जिनको अपना खुद का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जिसको अपना खुद का एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, उन लोगों को पोलर वेक्टर कहते हैं. तो इसका ये नया कंसेप्ट है अपने लिए. तो ये लिखेंगे अपन पोलर वेक्टर. Polar vectors are those which have starting point. Polar vectors are those which have starting point or point of application. Polar vectors are those which have starting point or point of application. एग्जाम्पल पोलर वेक्टर के कौन से? फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एक्सेट्रा. ये इन लोगों का खुद का अपना पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है या उनका खुद का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है. तो इन लोगों को पोलर वेक्टर कहते हैं. अब अगला कंसेप्ट आता है एक्सियल वेक्टर्स. AXIAL, एक्सियल वेक्टर्स. इसको भी थोड़ा बोल्ड कर देती हूँ पोलर वेक्टर को, आपका ध्यान रहना चाहिए. जो नया कंसेप्ट है वो ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, जो हुए वाला है तो उसको ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा. एक्सियल वेक्टर. व्हाट डू यू मीन बाय एक्सियल वेक्टर्स? एक्सियल वेक्टर्स आर दोज whose effect is along the axis of rotation. ऐसे वेक्टर जिनका इफेक्ट ये सिर्फ एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होता है, जो सिर्फ अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्ट करते हैं. जैसे कि एंगुलर, अपन ने अभी सर्कुलर मोशन या रोटेशनल डायनामिक्स में नहीं सीखे क्या? एंगुलर वेलोसिटी ये हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है. एंगुलर एक्सीलरेशन, फिर एंगुलर मोमेंटम, ये टॉर्क, ये सब एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होते हैं. तो इनका असर हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, इसलिए उनको एक्सियल वेक्टर कहते हैं. तो इन लोगों के बारे में भी लिखा देती हूँ. एक्सियल वेक्टर, those vectors or these are the vectors whose effect is along the axis of rotation. These are the vectors whose effect is along the axis of rotation. ये ऐसे वेक्टर्स है जिनका इफेक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है. दीज आर द वेक्टर्स. एक मिनट, कॉल आ रहा है. हेलो हेलो, उचलच नाही. हेलो. हाँ सर बोला.
नाही बॅच चालू आहे ना एंट्रन्सची. हा मी म्हटलं सर कशी काय माझी 5 ते 6ची वाजेला कॉल करते मग मी तर नाही पण ही झाली असेल ना कोचअपची तुमची. हा हं. बरं काय 2 मिनिटाचं बोलायचं का मी थांबवून ठेवली माझी रेकॉर्डिंग. बरं ठीक आहे. हा हा So these are the vectors whose effect is along the axis of rotation. ये ऐसे वेक्टर्स है जिनका इफेक्ट along the axis of rotation होता है. ये ऐसे वेक्टर्स है जिनका इफेक्ट along the axis of rotation होता है और जिसको डिटरमाइन करते हैं हम राइट हैंड स्क्रू रूल से. आपको याद होगा ना रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर में हम लोग हमारा राइट हैंड को घुमाते थे. तो अगर क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो थंब नीचे आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो थंब ऊपर आ रहा है, लाइक दैट. डू यू रिमेम्बर दैट? Do you remember? Are you remembering Yes, this? ma'am. Yes, अगर ma'am. अगर एखादा हाँ अगर एखादा पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हमारा थंब ऊपर आता था, है ना? तो फिर हम लोग ओमेगा बार ऊपर आता था हमारा. और अगर एखादा पार्टिकल क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे क्लॉकवाइज ऐसा तो हमारा थंब नीचे आता था. फिर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बार नीचे आता था, लाइक दैट. तो ये एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, हाँ एंगुलर मोमेंटम वगैरह वगैरह ये लोग सब क्या है, ये सब लोग यानी ये सभी वेक्टर जो है वो एक्सियल वेक्टर है. क्यों रे? क्योंकि इनका डायरेक्शन जो होती है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होते हैं और इन लोगों को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग राइट हैंड स्क्रू रूल का इस्तेमाल करते हैं. तो ऐसे वेक्टर्स को एक्सियल वेक्टर कहते हैं. तो दीज आर द वेक्टर्स हुज इफेक्ट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन in accordance in accordance in accordance with right hand screw rule. In accordance with right hand screw rule. Okay, so this is. तो एग्जाम्पल में बताती हूँ एक्सियल वेक्टर के एग्जाम्पल आपको भी मालूम है अभी. एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है. फिर एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जिसको एल बार बोलते हैं. एंगुलर वेलोसिटी को आप ओमेगा बार बोलते हो, एंगुलर मोमेंटम को एल बार बोलते हैं. एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा बार, है ना. फिर टॉर्क भी एंगुलर टॉर्क भी एक्सियल वेक्टर है, टाउ बार ये भी एक्सियल वेक्टर है. तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है. एक्सेट्रा कर देती हूँ इसको. अब ये हो गया एक्सियल वेक्टर. उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा कोप्लेनर वेक्टर. कोप्लेनर, कोलिनियर एंड कोप्लेनर में फर्क है. कोलिनियर म्हणजे अलोंग द सेम लाइन. सुनो रे, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कोलिनियर एंड द कोप्लेनर. कोलिनियर मतलब अलोंग द सेम लाइन एक्ट करने वाले, एंड कोप्लेनर यानी क्या? कोप्लेनर वेक्टर्स. व्हाट डू यू मीन बाय कोप्लेनर वेक्टर? एकाच प्लेन मध्ये राहणारे. द नंबर ऑफ टू 2 3 4 कितने भी वेक्टर रह सकते हैं. 2 or more vectors which are lying in the same plane, they are called as a coplanar vectors. 2 or more vectors lying in the same plane, lying in the same plane, 2 or more vectors lying in the same plane are called as coplanar vectors. 2 या 2 से ज्यादा नंबर ऑफ वेक्टर्स एक ही प्लेन में रह रहे होंगे तो उनको एक दूसरे के कोप्लेनर वेक्टर्स कहते हैं. तो कम से कम कितने रह सकते हैं? 2 रह सकते, 3 भी रह सकते हैं. तो मिनिमम 2 वेक्टर्स या 3 वेक्टर्स कोप्लेनर हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, बट मिनिमम 2 रहना ही चाहिए. एक सिंगल एक को कोप्लेनर कैसा बोलोगे तुम लोग? तो मैं डायग्राम में बताती हूँ. देखो यहाँ पे एक वेक्टर ऐसा लाइक दैट, यहाँ पे दूसरा वेक्टर ऐसा लाइक दैट, यहाँ पे एक तीसरा वेक्टर ऐसा लाइक दैट. तो ये सभी वेक्टर एक प्लेन में रह रहे हैं तो इन लोगों को एक दूसरे के कोप्लेनर वेक्टर्स करेंगे. 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर. आता कोप्लेनर असण्यासाठी मिनिमम किती वेक्टर असायला पाहिजे? तर मिनिमम 2 असायलाच पाहिजे. तो 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर. कोई भी अभी मैंने 2 वेक्टर यहाँ पे एक से बना दिए. देखो एक वेक्टर ऐसा एक वेक्टर ऐसा बना है तो इनको मिलकर एक प्लेन बनता ही है. तो ये वेक्टर हमेशा 2 वेक्टर एक दूसरे को कोप्लेनर होते ही है, ऐसा इनका कहना है. ठीक है. और भी अभी बहुत सारे शॉर्टकट्स वगैरह इस लेसन में आएंगे अपने को. पहले तो अभी मैं कंसेप्ट पढ़ा रही हूँ.
तो ये सब हमारा हो गया, बेसिक डेफिनेशन सब हो गया। अभी आगे का टॉपिक है ट्रायंगल लॉ, वेक्टर्स, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आपको याद होगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का स्टेटमेंट मैंने बताया था कि कोई भी दो वेक्टर्स किसी एक आधे ट्रायंगल के दो एडजेसेंट साइड रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर उसकी रिमेनिंग साइड रिप्रेजेंट करेगा, बरोबर है। और वो उनका रिजल्टेंट वेक्टर उनकी रिमेनिंग साइड रिप्रेजेंट करेगा, और जहां से पहला वेक्टर निकला था वहां से वो निकलेगा, और जहां पे दूसरा वेक्टर खत्म हो रहा है वहां पे वो खत्म होगा। तो वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो था उससे सिर्फ हम रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन निकाल पा रहे थे, लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकते। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो जैसे कि पहले मैं आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो मैं स्टेटमेंट नहीं लिखूंगी यहाँ पे क्योंकि स्टेटमेंट मैंने स्टेट बोर्ड की इसमें लिखा के दिया है। सिर्फ अब ये एक बार याद दिला देती हूँ कैसा। एक वेक्टर ए बार है और एक वेक्टर है बी बार, राइट। एक वेक्टर ए बार, एक वेक्टर बी बार है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो मुझे इनकी रिमेनिंग साइड रिप्रेजेंट करने वाला ये। तो अभी इसको बनाओ कैसे? तो जहां से पहला मेरा ये वेक्टर पहला निकला, पहला वेक्टर जहां से निकला ना वहां से ये निकलेगा, और दूसरा वेक्टर जहां पे खत्म हुआ ना वहां पे ये खत्म होगा, ऐसा। तो देखो ये ऐसा करके आएगा, ठीक है। तो इसको मैं बोलूंगी रिजल्टेंट वेक्टर आर बार। तो रिजल्टेंट वेक्टर आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। तो ये दो वेक्टर उस ट्रायंगल की साइड रिप्रेजेंट कर रहे थे। कौन से दो वेक्टर? ए बार आणि बी बार। और इन दोनों का रिजल्टेंट कौन बता रहा? कैपिटल आर बार, जो कि उस ट्रायंगल की रिमेनिंग साइड है। तो इससे मुझे क्या मिलता है? ट्रायंगल लॉ से सिर्फ डायरेक्शन मिलती है। बट व्हाट अबाउट द, सॉरी डायरेक्शन बोल रही, हाँ, कि वो अभी उसका वैल्यू कैसे निकालू, मैग्नीट्यूड कैसे निकालू? डायरेक्शन मिल जाएंगे बट मैग्नीट्यूड कैसे निकालू? तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मेरे पास ये फॉर्मूला है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। तो आप बोलेंगे मैडम कैसे डालना? अभी पी के जगह पे ए डालना, कारण हा वेक्टर ए आहे ना, तर त्याचा मॅग्निट्यूड टाका ए चा स्क्वेअर। दुसरा वेक्टर कोणता होता? क्यू च्या जागेवर बी, तर बी चा स्क्वेअर प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। आता व्हाट डू यू मीन बाय थीटा? तर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए बार आणि बी बार। वेक्टर ए बार और बी बार के बीच का एंगल, सुनो रे, वेक्टर ए बार और बी बार के बीच का एंगल उसको बोलते हैं थीटा। तो भाई ये एंगल पता कैसे करना है? तो कई बार है ना बच्चों को एंगल ही निकालते नहीं आता, एंगल कैसे निकालना वही नहीं समझता आपकी क्या मैडम एंगल कैसे निकाले। वो तो हमें ऐसा सेम सेम यानी आड़ा टेढ़ा बराबर निकालते आता नहीं बच्चों को, तो कैसे निकालना बताती हूँ। 2 मिनट, हाँ देखो यहाँ पे डायग्राम में देखो, जरा एक बार नजर डालो डायग्राम पे। ये वेक्टर ए बार है ना, इसका एरो इधर की तरफ, तो इसको खींचू ऐसा तो ये आगे बढ़ सकता है ना? यस और नो प्लीज। देखो जहां पर, हाँ यस मैम। जहां पर, Yes, हाँ ma'am. सुनो, यस मैम। जहां पर एरो रहता ना उसको आगे अपन एक्सटेंड कर सकते। तर हा वेक्टर ए बार याचा एरो इकडे आहे, तर मी याला समोर असा खिचला, आणि बी बारचा एरो जो होता इकडे होता बघा, हा असा आहे बी बारचा एरो, लाइक दैट। एक बार मैं ड्रॉ कर दूं उसको, बी बार का एरो ऐसा है। तो अपने को देखते वक्त है कि थोड़ा मैं इसको जूम करती हूँ, आपको देखते वक्त अगर मैं आपको पूछूं कि ए बार और बी बार में एंगल कितना है, तो आप बोलेंगे मैडम ये एंगल है, बट ये आपके आंखों का धोखा है, ये एंगल ही नहीं है उसके बीच में। आपकी आंखों का धोखा एंगल ये नहीं है, क्योंकि ये एरो को बाहर की तरफ खींचू ना तो एंगल एक्चुअली ये बनता है, एक्यूट एंगल है। बट अपने आंखों को जो धोखा पड़ता है, धोखे से अपने को लगता है कि ऑब्ट्यूज एंगल इन दोनों के बीच में ऐसा लगता है, बट यहाँ पर एंगल ये है, समझे? तो ये एंगल आपको थीटा डालना। तो फिर एंगल कैसे पहचानते? मी 2-4 डायग्राम तुम्हाला काढून दाखवते, अँड देन हाऊ यू कॅन डिटरमाइन द एंगल। समजा आता एक वेक्टर असा आहे, लाइक दॅट ए बार, हा वेक्टर ए बार आहे, ओके, आणि हा दुसरा वेक्टर आहे बी बार, अज्युम टू बी। आता तुम्ही काय कराल? पहिला वेक्टर ह्याला पकडाल ना बी बारला आता, आणि ह्याचा पॉईंट इकडून निघाला, आणि दुसरा वेक्टर ए बारला पकडाल, मी तुम्ही असा काढाल रिझल्टंट वेक्टर आर बार, राईट। आता जर तुम्हाला कोणी म्हटलं की ए बार आणि बी बार मध्ये अँगल काढा, तर आता हा बी बार इकडे दिसतोय की नाही असा, मी याला एक्सटेंड करते इकडे बघा, असं खिचला, हा बायरो आहे ना याला खिचा। आता एक्चुअली हा एंगल है जो कि ऑब्ट्यूज है। अब समझा एंगल कैसे देखना, एंगल कैसे निकालना है ए बार और बी बार के बीच में, समझा क्या? अच्छा एक और यस सुनो, मैम। एक और डायग्राम बना देती, 2-3 डायग्राम बना के आपको प्रैक्टिस हो जाती कि एंगल कौन सा लिखना है एग्जैक्टली। एक और डायग्राम बना लेते हम लोग। सपोज ये वेक्टर है एल बार, ओके, एल बार।
और दूसरा वेक्टर बना देती हूँ यहाँ पे m बार। अब मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो पहला वाला मेरा l बार हो गया ना, तो वहां से मैं निकला लूंगी, दूसरा जिधर खत्म हुआ है उसको खत्म करूंगी, तो ये मेरा हो गया रिजल्टेंट वेक्टर r बार। अब मुझे कोई पूछे कि r को निकालने के लिए l और m के बीच में एंगल देखो तो भला कितना है, तर आता मी काय करणार, हा l बार वेक्टर बघा, याचा एरो कुठे इकडे आहे ना, खिचा याला, खिचला समोर, आणि आता हा m बार इकडे चालला, m बार देखो कहाँ पे जा रहा है, m बार ऐसा जा रहा है ऊपर की तरफ, देखो ऐसे ऐसे जा रहा है, जूम कर रही हूँ देखो, m बार ऐसे जा रहा है देखो, यहाँ से ऐसा। तो अभी एंगल ये हुआ कि ये हुआ, अब बताओ कौन सा एंगल हुआ रे, बोलो जल्दी। ये अंदर के साइड का कि बाहर के साइड का? बाहर बाहर की के साइड का। हाँ, ये एंगल हो गया। तो अब समझे एंगल कैसे देखना, एरो देख के आपको समझ में आ जाता है कि एंगल कैसे देखना। तो जो एंगल होगा उन दोनों के बीच में वो डाल देना ये फॉर्मूले में, कौन से, ये वाला, r is equal to under root of p square plus q square plus 2pq cos theta. We have derived this expression in the state board batch. तो जो थीटा होगा उन दोनों के बीच में वो डाल दो और r का मैग्नीट्यूड निकाल दो, आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। इस प्रकार ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा के आप रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन निकालोगे, और ये r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ये फॉर्मूला लगा के उस r का वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे। ठीक है, आगे का कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो बाय। मैम वो पोलर वेक्टर का एक बार आप प्लीज रिपीट कर सकते हैं? पोलर वेक्टर यानी ऐसे वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अपना कुछ ना कुछ खुद का एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, अपना वो खुद से ओरिजिनेट होता है। पोलर वेक्टर का खुद का अपना पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है। जैसे कि अभी मैं बोलूंगी कि ये सर्कल में, एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बार आ गया, लेकिन उसका खुद का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं है। जब ये बॉडी इस सर्कल में घूमी तो ये एंगुलर वेलोसिटी आई है उसको, तो ये ओमेगा बार जो ये पोलर वेक्टर नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन अगर ये यहाँ पर बॉल है या एखादा पत्थर है, मैं इसको धक्का दूंगी तो ये पत्थर एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में उस डिस्प्लेसमेंट, ये देखो ऐसा हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट मिला है। ये देखो, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट है ये वाला, समझे? तो ऐसे वेक्टर जिनका खुद का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जिनका खुद का एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, उनको बोलते हैं पोलर वेक्टर। तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, ये लोग पोलर वेक्टर नहीं है, समझे क्या? ये लोग तो किसी एक दूसरे का असर है, और ये जो है ये खुद से है। समझ में आया? इन लोग म्हणजे आपण फोर्स एखादा दरवाजाला धक्का मारतो, फोर्स लावतो, तो दरवाजा एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर शिफ्ट होतो, बरोबर आहे? मग फोर्स लावला आणि तो फोर्स जर आपण एका ऍक्सिस ऑफ रोटेशन पासून लावला तर त्याला टॉर्क मिळतो, तर मग फोर्स काय झाला, हा पोलार, पण टॉर्क हा पोलार नाही झाला, डिस्प्लेसमेंट हा पोलार झाला, पण डिस्प्लेसमेंट दिल्यामुळे बॉडी ऍसिलरेट झाली, तर डिस्प्लेसमेंट पोलार वेक्टर झाला, पण ऍसिलरेशन पोलार वेक्टर नाही झाला। कळलं का मला काय म्हणायचंय ते? ठीक आहे,